नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यूपी टेट और यू टेट यानी उत्तराखंड टेट के लिए मैं ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। या वी ऑप्शंस, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूलित प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ये सी ऑप्शंस, ये वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। ये विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय RDD पहलों से एक है। तो क्या होगा, हम आपको बता दें भैया, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जब कब आया था? ये 1998 में आया था। ठीक है, ये क्या होता है? ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें, पारिस्थितिकी तंत्र को देने वाले पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले आपसे शब्द पूछा जाए तो ये आपके अर्नेस्ट हैकल हैं। कौन? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। ठीक है साथियों, अगर आपसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ जाए, पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ जाए, पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ जाए तो ये आपके एजी टॉन्सले हो जाते हैं। एजी टॉन्सले हो जाते हैं जो 1935 में इस शब्द को दिए थे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं भैया। फिलहाल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? तो ये आपका कहीं ना कहीं वनस्पतियां होती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जैविक घटक की बात की गई थी, जैविक घटक की बात की गई थी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं भौतिक घटक की बात की जा रही है। ठीक है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों और कंफ्यूज करने वाले हैं। जैविक घटक पूछा जाए तो वनस्पति, भौतिक घटक पूछा जाए तो क्या होगा भैया? कमेंट करना। बिल्कुल, प्रवाहित जल आता है, जंतु, वनस्पति, ये पारिस्थितिकी कहीं ना कहीं आपके किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्रवाहित जल है वो कहीं ना कहीं भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, पर्यावरण में भैया पारस्परिक संबंध करना है जीव और पर्यावरण के बीच, तो क्या कहलाएगा? क्या जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी? तो आपका कहीं ना कहीं ये पारिस्थितिकी कहलाता है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके माता का पिता को सादर प्रणाम है प्रकाश क्लासेस का। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने या डार्विन ने? हमने अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में ही आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं। अब आप
कमेंट कीजिए बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से भैया। तो क्या इकोलॉजी सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द की बात की जा रही है, तो आपको कौन लगाने हैं कमेंट करना भैया, बिल्कुल टॉन्सिले की बात की जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। अब हम कवक की बात कर रहे हैं। कवक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता। उत्पादक वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपके उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक पर डिपेंड हो भैया, उत्पादक पर डिपेंड हो, वही आपके उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता भी आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो मांस खाते हैं, ठीक है, और साग सब्जियां भी खाते हैं। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जो मृत पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं, उन्हीं को अपघटनकर्ता कहते हैं। फिलहाल 6 नंबर का राइट आंसर यही होगा भैया। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक जो है वो अपघटनकर्ता का काम करता है। ठीक है, ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई भैया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन बैंक। तो हम आपको बता दें, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो आपका दिसंबर 2010 में आया था, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है दिसंबर 2010 में। ठीक है साथियों, फिलहाल ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए ही बनाया गया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है, यानी डिफोरेस्टेशन से पूछा गया है आपको। मृदा अपरदन पर आप वनों को नष्ट करेंगे, क्या खरपतवार नियंत्रण पर होगा, सूर्य के प्रकाश पर, या चरगाहों की वृद्धि पर। तो क्या होगा, अगर आपको वनों को नष्ट करेंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा भैया। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी ये मरुद्भिद्दी क्यों कहलाते हैं। मरुद्भिद्दी भैया बिल्कुल जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो उस स्थान को मरुद्भिद्दी कहते हैं। पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, क्या ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, या पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल कमेंट करना भैया। ढलानों, पहाड़ों पे क्या होता है, ढलान होते हैं जिनके कारण पानी जो होता है वो रुक नहीं पाता है, बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसीलिए इसे मरुद्भिद्दी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। आपसे नेचुरलाइज पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है, ना कि आर्टिफिशियल। क्या खेत, ये तो आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक क्या होते हैं, जो नेचुरल द्वारा बनाए गए हैं। बांध मानव द्वारा बनाए गए हैं। झील, पार्क, 1 मिनट, पार्क भी कहीं ना कहीं मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं किस में आते हैं, ये तीनों बिल्कुल भैया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन झील एक आपका नेचुरलाइज है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। क्या प्रवाल भित्तियां, वेटलैंड, खेत या नदी। तो क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, यानी खेत जो है भाई आपका, भाई मैंने अभी पीछे बताया, तो ये आपका कृत्रिम है। कृत्रिम जो है मानव द्वारा बनाया जाता है, वही आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, जिसमें लवण पाया जाता है। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब। तो क्या होगा, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं आपकी, वो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्लासेस कोई भी फालतू की बात नहीं करता भैया, कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ आपके लिए पढ़ाई की बात करता है और हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? क्या समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब? तो क्या होगा 13 नंबर का? बिल्कुल, वेरी गुड, तालाब। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? जो जैविक घटक हैं यानी जिसमें सांस लेने की क्षमता होती है भैया, वही जैविक, और जिसमें सांस लेने की क्षमता नहीं होती है उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। फिलहाल पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? क्या उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ या उपभोक्ता? तो कमेंट करना भैया। बिल्कुल, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता, ये कहीं ना कहीं आपके हैं पार्ट, लेकिन जैविक के हैं। लेकिन अजैविक और जैविक को जोड़ने की कड़ी जो है वो आपकी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा या वनारोपण द्वारा या पक्षियों की संख्या बढ़ा करके? क्या बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन भी ऑप्शंस भी निगलेक्ट करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। जैसे मृदा अपरदन को बचाना है, मृदा को कटने से बचाना है, क्या पक्षियों की संख्या बढ़ाकर? नहीं भैया। कटाव? नहीं। पशुओं को अधिक चराकर? बिल्कुल नहीं। बस वन रोपण अगर कर दिया जाएगा भैया तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? क्या जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक? बिल्कुल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करना है तो ये आपका कहीं ना कहीं जलवायु संबंधी कारक जो हैं वही इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, पोषण संबंध कहलाता है। किसके? पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंध को पोषण संबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा ली और उसे रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल देगा? हरे पादप भैया कहीं ना कहीं बदलते हैं और ये अपने सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव कण, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, कहीं ना कहीं ये उत्पादक पर डिपेंड है, उत्पादक पर डिपेंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हरे पादप जो होते हैं वो अपने आप स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कौन से होते हैं? क्या सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी? बिल्कुल कमेंट करना भैया, क्या होगा? पादप। पादप कहीं ना कहीं स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक? अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो उत्पादक होते हैं वो कहीं ना कहीं हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? क्या डीडीटी, बीएचसी, फिल्ट या वैगॉन? आपसे अगर डीडीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है भैया तो आप क्या बताएंगे? डीडीटी की फुल फॉर्म डाई डाईफिनॉल, ठीक है साथियों, डाईफिनॉल, क्लोरोएथेन, ठीक है, ये आपका डीडीटी की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे वीएचसी की पूछ ली जाए भैया, वीएचसी की पूछ ली जाए तो क्या होगी? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, वीएचसी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये होती है वेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्लोराइड, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इनका। बिल्कुल, बहुत अच्छे। विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध
कीटनाशक कौन सा है? तो ये आपका कहीं ना कहीं DDT होता है। ठीक है साथियों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय भवन यानी डिस्ट्रेटिफिकेशन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो क्या होगा? मरुस्थलीय भवन जो होता है भैया वो कहीं ना कहीं बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा जहाँ होगी वह मरुस्थलीय भवन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? क्या उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं? जो शाकाहारी प्राणी होते हैं भैया, जो उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, वही आपके शाकाहारी होते हैं। ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुत्ता किस वर्ग में आता है? क्या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक? तो आपका कुत्ता जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता पर है, क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता भैया क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता आपके द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। और एक होता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी जो होता है इन तीनों पे डिपेंड होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? क्या उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये कहीं ना कहीं आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये आपके आते हैं सर्वाहारी जंतु। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तृतीयक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज। जो मांस खाते हैं वो आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता आपके कहीं ना कहीं बाज है। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये आपका कहीं ना कहीं तृतीयक उपभोक्ता होता है शेर, क्योंकि ये मांस पे ही डिपेंड होता है। और जो मांस पे डिपेंड होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल तृतीयक उपभोक्ता होती हैं। गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये भी कहीं ना कहीं गिद्ध जो है आपका मांस खाने वाला जंतु है, तो इसीलिए इसका भी तृतीयक उपभोक्ता ऑप्शंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं भैया जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज? तो किसे कहा जाता है? 29 का राइट आंसर क्या होगा? गिद्ध। इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेंढक, छिपकली या सांप? जो सम्मार्जक भैया होता है, जो मतलब हार्ड चीज़ें हैं उनको बिल्कुल स्थूल में बना देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बना देना, तो ये आपका दीमक का काम होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? शैवाल, प्लांकटन, कवक या मेंढक? अपघटक मैंने पीछे आपको बताया, जो छोटे छोटे पदार्थों मतलब जो बड़े जो हार्ड पदार्थ हैं भैया उन्हें छोटे छोटे पदार्थों में विघटित कर दे, वही अपघटक कहलाता है। तो ये कवक का काम होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, कम से कम समय में आपके क्वेश्चंस कराते हैं। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ये भी कहीं ना कहीं आपका अपघटक है। अगला क्वेश्चन, जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या समस्त जीव? तो क्या होगा 33 का राइट आंसर? बिल्कुल समस्त जीव जो हैं भैया वो कहीं ना कहीं जैव भार में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपका सूर्य जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण या विनाश? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक रूपांतरण होता है भैया। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीनीकरण से? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया, तो ये रूपांतरीकरण से कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में कहीं ना कहीं आपका जनरेटर का काम होता है, ठीक है। भौतिक ऊर्जा जो होती है आपकी, वो कई प्रकार की होती है, यानी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो भैया एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन में जा कर के फिर उसी परिवर्तन में आ जाए, तो वो भौतिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा जो काम करता है वो मोटर काम करती है, ठीक है भैया। फिलहाल जो हरे पौधे होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं सूर्य के प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ये लिंडमान का भैया या लिंडमैन का नियम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट नियम है ये लिंडमैन का। कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि लिंडमैन नियम के अनुसार भैया कितनी एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है? तो ये आपकी 10% होगी, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव, हमेशा ध्यान रखना भैया, एक दिशीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर को, या उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, या निम्न स्तर से उच्च स्तर को, या समान स्तर को? तो क्या होगा 40 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, उच्च स्तर से निम्न स्तर को। कहीं ना कहीं ये आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या क्षैतिज? तो कैसा होगा? बिल्कुल, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्व जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चक्रीय होते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? क्या पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत? तो क्या होगा? बिल्कुल 42 का राइट आंसर सौर विकिरण। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं जो भैया बिल्कुल जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं काफ़ी हजार वर्षों से यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का, खनिजों का, वायु का या ऊर्जा का? तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर वीडियो भैया सुपर फास्ट लग रही है तो कहीं ना कहीं रोक करके देखिए। बिल्कुल, हम आपके कंटेंट को सबसे कम टाइम में लाने की कोशिश करते हैं, 1 घंटे की वीडियो हम नहीं लाते भैया। बिल्कुल, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो खनिजों का होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या अवशोषण स्तर? तो ये आपकी कहीं ना कहीं पोषण स्तर कहलाती है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, हरे पादप भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ, मध्य, अंतिम या सर्वत्र? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रारंभ होते हैं हरे पादप भोजन श्रृंखला में, ठीक है, क्योंकि ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक भैया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य वृक्ष कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला से? तो किससे होगा? खाद्य श्रृंखला से, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने को क्या कहते हैं? क्या खाद्य चक्र कहते हैं, या खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य वृक्ष? तो ये जो ग्राफ बनता है भैया वो कहीं ना कहीं खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? क्या अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता? तो कहीं ना कहीं अंतिम जो होते हैं वो आपके अपघटक होते हैं, ठीक है साथियों। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक,
द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। सबसे कमज़ोर जो पीढ़ी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना भैया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।